नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 के अध्याय नंबर 5 आओ पदार्थ को जाने के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हमारे अध्ययन जो बिंदु है वो क्या क्या रहने वाले हैं। तो उसमें एक तो है पदार्थों का वर्गीकरण और उसकी अवस्थाएं। दूसरा जो हम देखेंगे वो है परमाणु एवं अणु के बारे में। और 3 नंबर पे जो हमारा बिंदु है वह रहेगा तत्व यौगिक एवं मिश्रण। तो चलिए शुरू करते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण एवं उसकी अवस्थाएं। हम अपने आसपास दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं जैसे पत्थर, जल, कागज, शक्कर, टेबल, प्लास्टिक, मिट्टी आदि को देखते हैं। ये सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से निर्मित होती है। पदार्थ क्या है, आओ जानकारी प्राप्त करें। अपने आसपास की वस्तुओं को एकत्रित कर उनके गुणों को निम्नलिखित सारणी में लिखना है। तो ये एक जो अपनी गतिविधि है वो रहने वाली है। तो उसमें क्या क्या होता है कि कौन सी स्थान घेरती है, कौन सी वस्तु के अंदर भार होता है या नहीं होता। तो पत्थर में क्या होता है, इसमें भार भी होता है, स्थान घेरती है। इस प्रकार से आप सभी को इस सारणी के माध्यम से देख सकते हैं। तो उपयुक्त सारणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास की अनेक वस्तुएं जिनमें भार होता है और स्थान घेरती है उन्हें पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। द्रव अलग होता है, द्रव्य अलग होता है। पदार्थ है उसे द्रव्य कहते हैं। तो क्या होता है कि जो वस्तु होती है उसके अंदर कोई ना कोई भार होता है और जो स्थान घेरती है, एक नंबर पे तो उसमें क्या हो, भार हो, और क्या हो, वो कोई स्थान घेरती हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो एक कटोरी में बर्फ़ लीजिए, इसे थोड़ी देर रखिए, आप देखेंगे बर्फ़ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ़ से क्या होता है, जल में परिवर्तित हो जाती है। अब जल को गर्म कीजिए, जल भाप या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उक्त प्रयोग के आधार पर कह सकते हैं कि सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। जो कौन कौन सी है 3 अवस्था, तो एक तो ठोस जो बर्फ़ थी, 2 नंबर पे उसमें क्या परिवर्तन हुआ कि वह जल बन गया, वो कौन सी अवस्था आ गई, तो द्रव अवस्था। और जब उसे गर्म करते हैं और वो भाप के रूप में उड़ती है तो उसे गैसीय अवस्था कहते हैं। तो सामान्यतः जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है वो 3 होती है। डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये बर्फ़ थी जो ठोस थी, फिर द्रव जल के रूप में था और वाष्प था जो गैस के रूप में आ गया। पदार्थ के भौतिक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर भौतिक स्वरूप के हिसाब से पूछे तो इन्हें ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा 4 में वर्गीकृत किया जा सकता है। पदार्थ को रासायनिक संरचना के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये दोनों अलग अलग है, भौतिक संरचना के आधार पे और रासायनिक संरचना के आधार पे। भौतिक के आधार पे तो ये हो गया कि ठोस है, द्रव है, गैस है या प्लाज्मा अवस्था है। और रासायनिक के अंदर पूछेंगे तो तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन तीनों में वर्गीकृत कर सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भौतिक संरचना के आधार पे 4 प्रकार बता दिए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। रासायनिक संरचना के आधार पे तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो पदार्थ के जो अलग अलग रूप ही पदार्थ की अवस्थाएं कहलाती है कि वह कौन से रूप में पाई जाती है। कणों की आकृति एवं आयतन के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे पढ़ेंगे अपने ठोस यानी सॉलिड। सॉलिड के बारे में अपने देखते हैं। आपने विद्यालय या घर पर पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक और लोहे से बनी वस्तुएं जैसे कुर्सी, लकड़ी का गुटका आदि देखा होगा। इन पदार्थों या वस्तुओं के कणों का आकार एवं आयतन कैसा होता है, इन्हें दबाने पर क्या होता है। तो लकड़ी के गुटके या लोहे के गोलक को हाथ में लेकर जोर से दबाइए और मेज़ पर रखिए। आप देखेंगे कि लकड़ी का गुटका और लोहे का गोलक दबाने से नहीं दबता है। क्या होता है, इन्हें हम जब दबाते हैं, ठोस वस्तु जो भी होती है उसे दबाने से वो परिवर्तित नहीं होती है। ठोस की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस के कण अत्यधिक पास पास होते हैं।
तो ठोस अवस्था में क्या क्या होता है जो इम्पोर्टेंट अपने वो देखते हैं कि एक तो ठोस की आकृति होती है, वो भी क्या होती है, निश्चित होती है। 2 नंबर पे उसका आयतन होता है, वो भी निश्चित होता है। और ठोस के कण है वो बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सटे हुए होते हैं, बीच में कोई जगह नहीं होती है। इस प्रकार से एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए होते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने योग्य है वो ये है कि आकृति और आयतन इसका दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। ये ठोस के कण दिखाए गए हैं कि ये ठोस के कण पास पास होते हैं। ये लकड़ी का गुटका और लोहे के गोलक को दिखाया गया है कि हाथ से दबाने पे ये नहीं दबता है। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। दोनों चीज जिसकी निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, ठोस। आगे देखते हैं अपने द्रव यानी लिक्विड। लिक्विड के बारे में कि आपने दूध, शरबत, जल इत्यादि पिया होगा। जब हम पानी से भरी बोतल के जल को गिलास में उड़ेलते हैं तो जल की आकृति गिलास जैसी हो जाती है। जल अपनी आकृति पात्र जैसे कटोरी, लोटा, मटका, गिलास आदि के अनुरूप ढालता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार या आकृति निश्चित नहीं होती है। इसके कण थोड़ी दूर दूर होते हैं। तो द्रव में क्या होता है कि जैसे आपने मान लिया 1 लीटर जल है, तो चाहे उसको लोटे में डाल लो, चाहे जग में डाल लो, चाहे गिलास में डाल लो, चाहे परात में डाल लो, उसका रहना तो 1 ही लीटर है, लेकिन उसकी जो आकार या आकृति है वो बदलती रहेगी। अगर अपने लोटे के अंदर डालेंगे तो वह लोटे के जैसा आकार ले लेगा, गिलास में डालेंगे तो गिलास जैसा आकार ले लेगा। इस प्रकार उसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन उसका आयतन है वो निश्चित होता है। और द्रव है वह बह सकता है, फैलता है तथा एक पात्र से दूसरे पात्र में उड़ेला जा सकता है। और इसके जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है कि जैसे पहले बोतल में था, फिर इसने बोतल से आकृति है वो गिलास वाली ले लेगा और ये कण है इसके दूर दूर है। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती है परंतु आयतन निश्चित होता है। आकृति तो जैसे आपने बर्तन में जिस बर्तन के अंदर इनको डालेंगे वो वैसा ही आकार ले लेंगे, लेकिन आयतन अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, 2 लीटर है तो 2 लीटर रहेगा, स्थान वो उस हिसाब से ही घेरेगा। 3 नंबर पे अपने देखते हैं गैस अवस्था। उससे पहले ये देख लेते हैं गतिविधि। क्या आपने मक्खन व जेली को देखा है, वे ठोस है या द्रव है? जब आप मक्खन को डबल रोटी पर फैलाते हैं तो क्या होता है, वह बहता नहीं है। जब उसे कमरे के तापमान पर रखते हैं तो वह द्रवित नहीं होता परंतु गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है। जेली बनाते समय यह द्रव अवस्था में होता है परंतु उसे ठंडक में रखने पर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के द्रव व ठोस दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ठोस और द्रव, जैसे मक्खन हो गया और जेली हो गई, इनमें अगर इन देखते हैं तो दोनों तरह के गुण विद्यमान होते हैं। आगे हम देखते हैं तीसरी अवस्था गैस अवस्था कि गुब्बारे को फूंक मारकर भरिए और धागे से बांधिए। आप क्या देखते हैं, आप देखें कि हवा गुब्बारे का आकार ले लेती है। धागे को धीरे धीरे खोलिए, धागा खोलने पर हवा निकल जाती है और वायुमंडल में अदृश्य हो जाती है। तो ये डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है किस प्रकार से हवा पहले भरी हुई थी, फिर बाद में हवा वायुमंडल के अंदर चली जाती है और इसके जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं, इनके बीच गैप काफ़ी पाया जाता है। हमारे वातावरण में वायु होती है जो गैसों का एक मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है, इस बात का ध्यान रखें। कई बार पूछ लेता है निम्न में से कौन सा मिश्रण है और उसके अंदर वायु अपने को ऑप्शन में मिलता है। तो मिश्रण क्या है, वायु। वायु हमें दिखाई नहीं देती है, हवा बहती है और हम इसे महसूस कर सकते हैं। घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे घर में दूर दूर तक फैल जाती है। इसी प्रकार गाड़ी का धुआं, इत्र की खुशबू, कचरे की बदबू आदि को सूंघकर हम महसूस कर सकते हैं। गैस का आकार या आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। एक कण, इसके जो कण है वो दूर दूर होते हैं। तो जिसका ना तो आकृति निश्चित होती ना आकार निश्चित होता, उसे तो क्या कहते हैं, गैस अवस्था।
जिसमें आकृति और आकार दोनों निश्चित होते हैं, आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे कहते हैं ठोस अवस्था। और जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति या आकार निश्चित नहीं होता है, वह कौन सी है? गैस अवस्था। एक में दोनों निश्चित है, एक में दोनों अनिश्चित है, और एक जो रह गया उसके अंदर एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो अपने देखेंगे कि आयतन तो है जो गैस के अंदर भी निश्चित है और ठोस के अंदर निश्चित है। आकार अकेले ठोस के अंदर निश्चित है, और जो गैस अवस्था है उसके अंदर ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। इस प्रकार से हमने इसकी जो बेसिक जानकारी थी उसको देखा। अब तीनों को कंपैरिजन के अंदर देख सकते हैं कि ठोस अवस्था है उसके कितने पास पास जो कण हैं वो दिखाई दे रहे हैं, गैस अवस्था में द्रव अवस्था में थोड़े से दूर है, और जो गैस अवस्था में है उसके अंदर काफ़ी दूर है। अगर ये 0 डिग्री से ऊपर या 0 डिग्री से नीचे आता है तो क्या परिवर्तन होता है इसका देख लेते हैं। जैसे ही ये 0 से नीचे आएगा तो ठोस में बदल जाएगा, और 0 से ऊपर रहते ही ये द्रव में चला जाएगा। और जैसे ही ये 100 से नीचे होगा तो द्रव अवस्था में आएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करने पर क्या होगा? इसका वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। तो ये तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। अब देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। तीन अवस्थाएं को तो अपने अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन चौथी जो प्लाज्मा अवस्था है उसको भी देख लेते हैं। पदार्थ की यह अवस्था वास्तव में तृप्त गैसीय अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था गर्म आयनिक पदार्थ के रूप में पाई जाती है। तो ये वास्तव में क्या होती है? जो तृप्त गैसीय अवस्था है वो मानी जाती है। यह अवस्था गर्म आयनिक पदार्थ के रूप में पाई जाती है। सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट, टीवी की पिक्चर ट्यूब आदि में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तो ये किस किस के अंदर पाई जाती है, इसका एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें। एक तो सूर्य और तारों के अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर, टीवी के अंदर, जो टीवी की पिक्चर ट्यूब होती है उसके अंदर। इस अवस्था पर शोध कार्य जारी है। इसके बारे में आप अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। आगे 7th क्लास में इसका जो टॉपिक आएगा उसमें अपने इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं 2 नंबर पे जो अपना बिंदु था कि परमाणु और अणु। परमाणु क्या होता है? हमने पदार्थ व उसकी अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की है। पदार्थ किन कणों से मिलकर बना है? सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। तो जो सभी पदार्थ है वो किससे बनते हैं? तो छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण होते हैं उनसे मिलकर ये पदार्थ बनते हैं। क्या आपने सोचा है कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण कैसा होता है? इसे क्या कहते हैं? इसकी संरचना क्या होगी? हजारों वर्ष पूर्व पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु कहा गया। हजारों वर्ष पहले ही जो पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण से जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता था उसे क्या नाम दिया गया? तो परमाणु। आंखों से यह सूक्ष्म कण दिखाई नहीं देता है। वैज्ञानिक द्वारा निरंतर खोज होती रही और 20वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया। तो इसके साथ साथ ही हम थोड़ा सा महर्षि कणाद के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि वैदिक काल के एक महान दार्शनिक महर्षि कणाद द्वारा रचित विशेष सूत्र पश्चिम के वैज्ञानिकों के लिए परमाणु भौतिकी की अवधारणा आधारभूत भूमि है। आपने वैशेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने यह अवधारणा दी कि परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो परमाणु होते हैं उनसे ही मिलकर क्या बनता है? तो अणु बनता है। इन्होंने तंडुल कणों को खाकर तपस्या की और दर्शन रचा। इसी से इनका नाम कणाद पड़ा। कण के सिद्धांत के प्रवर्तक होने से यह कणाद कहे गए। महर्षि कणाद की यह अवधारणा जॉन डाल्टन, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया, से भी लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। तो जो जॉन डाल्टन थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया, उनके सिद्धांत से भी ये लगभग 2500 साल पुरानी है जो इन्होंने अवधारणा बताई थी।
प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनता है तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। तो जो पदार्थ है उसकी मूलभूत इकाई क्या है, तो परमाणु है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ है वो किससे मिलकर बनता है, तो परमाणु से। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु कहा है, यानी एटम किसको कहा है, तो कि जो अविभाजित कण है उसे ही एटम कहा गया है। ए का मतलब क्या होता है, कैन नॉट, प्लस TOM टॉम का मतलब क्या होता है, जिसे कट नहीं किया जा सकता। तो जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे ही एटम कहा गया है। परमाणु में मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं। इनमें कौन कौन से जो 3 मूल कण होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे है प्रोटॉन, 2 पे है इलेक्ट्रॉन और 3 पे है न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु के 3 मूल कण हैं इन्हें आप याद रखें कि एक तो प्रोटॉन, 2 पे इलेक्ट्रॉन और 3 नंबर न्यूट्रॉन। आगे इनके बारे में पूरा डिटेल में भी हम देखेंगे, जैसे जैसे कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 तक के अपने साइंस पढ़ेंगे उनमें आगे डिटेल भी इनकी आती चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि परमाणु की जो संरचना होती है उसके आगे 2 भाग होते हैं। जो आंतरिक भाग होता है उसे नाभिक कहते हैं और जो बाहरी भाग होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक कक्ष कहते हैं। इस डायग्राम की सहायता से आप देख सकते हैं कि जो अंदर वाला भाग है उसे नाभिक कहते हैं, जो ये हो गया, और जो बाहर है ये जो कक्ष दिखाई दे रहे हैं इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कक्ष कहते हैं। ये रिंग बाहर दिखाई दे रही है उसे इलेक्ट्रॉनिक कक्ष कहते हैं, जो आंतरिक भाग है उसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र भाग या आंतरिक भाग में को नाभिक कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एक तो प्रोटॉन हो गया और एक न्यूट्रॉन हो गया। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो परमाणु के कहाँ पे पाए जाते हैं, तो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। जो एक आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है इनका कलर देखिए आप, एक ब्लू है और एक रेड है। आपको यहाँ पे जो आकृति दिखाई दे रही है इनके अंदर भी ब्लू और रेड वाले ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो परमाणु के केंद्रीय भाग या आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो बाहरी कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो ये ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन है। और जो प्रोटॉन होते हैं वो धन आवेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब उदासीन होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित, न्यूट्रॉन विद्युत के उदासीन होते हैं। परमाणु के बाह्य भाग में ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऊपर एक तो ऋण आवेश होता है और ये नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ के ऊपर चक्कर लगाते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो अधिकांशतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा जिसमें पदार्थ के गुण मौजूद रहते हैं। तो ये क्या, एक तो स्वतंत्रता अवस्था में नहीं रह सकता, ये स्वतंत्र नहीं रह सकता। दूसरा, इसके अंदर पदार्थ के गुण पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं अणु। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। तो क्या होता है, 2 परमाणु जब मिलते हैं तो एक अणु बनता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। संयोग का मतलब होता है जुड़कर। आगे उदाहरण देखते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का एक अणु क्रमशः ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के 2 परमाणु, उससे क्या बनेगा, जल बनता है। कि ये 2 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए और एक ऑक्सीजन का परमाणु हो गया। तो ये क्या बन गया, H2O। H2O मतलब जल बन गया। ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो ये H2O बन गया जो हम जल के रूप में काम में लेते हैं। परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। तो अणु किसे कहते हैं कि परमाणु या परमाणुओं का जो समूह है होता है
और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। परमाणु के बारे में अपनों ने क्या देखा था कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है सामान्यतः। तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। आपने आसपास अनेक पदार्थ को देखा या अनुभव किया होगा, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, शक्कर, नमक, जल, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीतल आदि। इन पदार्थों में से कुछ तत्व, कुछ यौगिक तथा कुछ मिश्रण है। तो ये जो अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें अलग अलग रूप में हमारे सामने विद्यमान होती है। जैसे कुछ तो यौगिक होते हैं, कुछ तत्व होते हैं और कुछ उनका मिश्रण होता है। सबसे पहले हम देखेंगे तत्व के बारे में, यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं। कि शुद्ध तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, ऑक्सीजन आदि एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, इन्हें तत्व कहते हैं। तो तत्व क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। तत्व के अन्य पदार्थ कार्बन, सल्फर, चांदी आदि है। तो ये इसके अन्य उदाहरण भी दिए हुए हैं। तो इसके अंदर क्या मुख्य बात क्या है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं और किसी तत्व के सभी परमाणु गुणों में हमेशा क्या रहेंगे? समान रहेंगे। तत्व में एक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं इसकी रसायन की भाषा के अंदर इनको। तो हम गणित में जोड़ने, घटाने, गुणा, त्रिभुज बनाने आदि सबके लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जो चिन्ह होते हैं वो गणनाओं को व्यक्त करने के लिए संक्षिप्त रूप में होते हैं। चिन्ह का प्रयोग केवल गणित में ही नहीं, रसायन विज्ञान में भी किया जाता है। तो जो चिन्ह है उनका हम प्रयोग गणित में तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ हम रसायन विज्ञान के अंदर भी कुछ चिन्ह हैं उनका प्रयोग करेंगे। रसायन विज्ञान में तत्वों को व्यक्त करने के लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कोई तत्व होता है, उसका एक निश्चित कोई प्रतीक होता है। अब तक 118 तत्व एवं इनसे बने लाखों यौगिक खोजे जा चुके हैं। तो तत्व कितने हैं टोटल जो खोजे गए हैं? वो 118 है। और उसके आगे यौगिक है वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए रसायन विज्ञान में प्रतीक का प्रयोग अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हमें प्रतीकों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के 1, 2 या 3 अक्षरों से दर्शाया जाता है। या तो एक अक्षर से होगा या 2 से या 3 अक्षर। आइए कुछ तत्वों के प्रतीकों को जानें। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि तत्व का नाम और दूसरी साइड प्रतीक या उनका संकेत दिया गया है। तो नंबर 1 पे है हाइड्रोजन, उसका क्या रहने वाला है? H। कार्बन का C, फ्लोरीन का F, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K। बाकी का लगभग अभी तक आ रहा था। जैसे H, हाइड्रोजन से H से बनता है, C से कार्बन, F से फ्लोरीन, N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, S से सल्फर, O से ऑक्सीजन। और जो पोटेशियम है इसका आप ध्यान से याद रखें कि पोटेशियम के लिए क्या होता है? तो K, जो K का संकेत है वो आएगा पोटेशियम के लिए। जो गोल्ड होता है वो Au होता है, यानी सवर्ण। और एल्यूमिनियम को Al से, पहले 2 अक्षर ले लिए। बाकी में जैसे Au से पहले अपनों ने देखा लगभग सभी के अंदर पहला अक्षर आ रहा था, और जो पोटेशियम था उसके अंदर K से व्यक्त किया गया उसे, क्योंकि P अपनों ने पहले फास्फोरस के लिए ले लिया था। और एल्यूमिनियम है उसका Al। ये आप याद करने के लिए ऐसे इनको ट्रिक के हिसाब से रख सकते हैं। एल्यूमिनियम का Al, तो पहले 2 अक्षर ले लिए। इसमें एक ये होगा कि पहला अक्षर बड़ा होगा और उसके बाद जो अक्षर आएंगे वो छोटे होंगे। ब्रोमीन में Br आ गया, कैल्शियम में Ca हो गया, क्लोरीन का Cl हो गया, मैग्नीशियम का Mg हो गया। इसमें Mag आता है लेकिन इसमें मैग्नीशियम का क्या होगा? Mg। और सोडियम का Na, सोडियम का Sa नहीं होगा या So नहीं होगा, सोडियम का क्या होगा? Na। इसको याद रखें। कॉपर का Cu, आयरन का Fe, चांदी का Ag, पारा का Hg और कोबाल्ट का Co। कॉपर का Cu है और कोबाल्ट का Co है। इन दोनों को भी आप थोड़ा सा देख लें कि कॉपर का तो क्या है? Cu और कोबाल्ट का Co।
अब आगे हम देखेंगे कि यौगिक क्या होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। तो यौगिक क्या होता है कि कोई निश्चित अनुपात होता है इनका, या दो हो सकते हैं या दो से अधिक परमाणु हो सकते हैं, उनका एक निश्चित अनुपात है, उसके अंदर जो रासायनिक क्रिया करवाई जाती है और जिससे जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, तो यौगिक कहते हैं। जैसे शक्कर होगी, कांच, चूना, नमक, खाने का सोडा, साबुन, सर्फ आदि, ये क्या है, सभी यौगिक है। यौगिक का सूत्र और यौगिक के नाम अपने देख सकते हैं। जैसे H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो गया, तो ये जल हो गया। इसका NaCl मतलब सोडियम और क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड। CO2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन के कितने हैं, तो 2, तो 2 से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। Mg से मैग्नीशियम, Cl से क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2, इसमें 2 रहेंगे, क्लोरीन के हैं जो मतलब। और HCl में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिल के क्या बना देंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रकार से यौगिक है, उनको भी आप याद रख सकते हैं कि इनके अंदर क्या होगा, एक निश्चित अनुपात होगा परमाणुओं का। यौगिक बनाते समय कोई परमाणु एक निश्चित संख्या में अन्य परमाणु से संयोग करता है। परमाणुओं की संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। आगे हम 3 नंबर पे देखते हैं मिश्रण। आपने कई वस्तुएं जैसे पीतल व स्टील के बर्तन, वायु, कांच, जल, पत्थर आदि को देखा होगा। क्या ये सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बनती है? नहीं, ये सभी वस्तुएं दो या दो से अधिक तत्वों, यौगिकों को किसी अनुपात में मिलाने से बनती है। ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण क्या होता है कि कोई दो या दो से अधिक तत्व होंगे या कोई यौगिक होंगे, उनके मेल से जो बनेगा उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। जैसे शरबत हो गई, हवा हो गई, रेत हो गई, ये सभी क्या है, तो मिश्रण के उदाहरण है ये। आगे हम सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो सत्येंद्रनाथ बोस थे जो, उनका जन्म 1 जनवरी 1894 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। उन्हें सांख्यिकी यांत्रिकी का प्रणेता कहा जाता है। सत्येंद्रनाथ बोस के अनुसंधान कार्य और वैज्ञानिक एनरिको फर्मी द्वारा किए गए विकास से ही कण भौतिक के मूल कणों को 2 भागों में विभक्त करना संभव हुआ। इसी खोज के लिए इन कणों को बोस के नाम पर बोसोन व फर्मी के नाम पर फर्मियान कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने इनको मेघनाथ साहा स्मारक स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। सन 1954 में इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से अलंकृत किया। तो 1954 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। बोस द्वारा विकसित किए गए सिद्धांतों को प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के द्वारा प्रकाशित करवाया गया। इस सिद्धांत को बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। आइंस्टीन के दिशा निर्देश पर सत्येंद्रनाथ बोस ने बोस आइंस्टीन संघनन नामक 5वीं अवस्था को बताया, जिसकी वैज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है। इसी कारण इन्हें भारतीय आइंस्टीन कहना उपयुक्त है। ये कुछ इनके बारे में सामान्य जानकारी थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं कि आज अपनों ने क्या पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा रीडिंग हो जाएगी दोबारा इसकी। तो वस्तुएं जिनमें भार होता है और स्थान घेरती है वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाते हैं। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 अवस्थाएं या 4 जो अवस्थाएं सामान्यतः 3 है, वैसे भौतिक संरचना के आधार पे जो अपनों ने 4 पढ़ी है, कौन कौन सी है, तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था। रासायनिक संरचना के आधार पे 3 देखी थी अपनों ने, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठोस पदार्थ की आकृति व आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थ में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति नहीं होती है, और गैस पदार्थ में ये दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। परमाणु के बाह्य व आंतरिक 2 भाग हैं। आंतरिक भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जो तत्व होते हैं उनमें एक प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणुओं का वह समूह है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे अणु कहते हैं। और 2 या 2 से अधिक परमाणुओं
को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। और दो या दो से अधिक तत्वों यौगिकों का किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ है उसे मिश्रण कहते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लें। क्या आपको ये दोनों तीनों क्वेश्चन आ रहे हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।